नमस्कार छात्रों, आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपवाक्य। उपवाक्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले समस्त प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उपवाक्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपवाक्य भेद और भेद के उपभेद। चलिए छात्रों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य किसी वाक्य का अंश होता है। इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। तो छात्रों, उपवाक्य की साधारण शब्दों में यदि परिभाषा समझें, वाक्य पदों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, तो उसे हम उपवाक्य कहेंगे। और उपवाक्य वाक्य का एक अंश होता है, एक भाग होता है। ठीक है, अब इधर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने दिया गया है, मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। तो इसमें देखेंगे आप दो उपवाक्य हैं। एक उपवाक्य तो मंजू स्कूल नहीं गई, यहाँ तक हो गया, और फिर दूसरा उपवाक्य आपका प्रारंभ हो जाता है पानी बरस रहा था। ये दो उपवाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि ये दो उपवाक्य कौन कौन से हैं, इनके कौन से भेद होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब समझते हैं उपवाक्य के भेद। तो उपवाक्य के दो भेद हैं, जिसमें से एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रधान उपवाक्य जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए, अर्थात ऐसा उपवाक्य जो स्वतंत्र हो, जिसका अर्थ किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। चलिए अब समझते हैं आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। आश्रित उपवाक्य ये समझना है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। तो यानी कि कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है और यह प्रधान उपवाक्य के बिना यह अपना पूरा अर्थ भी नहीं दे सकता है, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से लिखा भी नहीं जाता है। तो इसे ही हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि के बाद जो उपवाक्य प्रारंभ हो रहा है वह आपका यदि के साथ देखेंगे आप। यहाँ पर यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि सोहन आ जाए ये आपका आश्रित उपवाक्य है, और मैं उसके साथ चलूँ, मैं उसके साथ चलूँ, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। छात्रों, ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका आश्रित उपवाक्य है या ये प्रधान उपवाक्य है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए तो यहाँ पर समझ लेते हैं आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या होती है, कि हम कैसे पहचानें कि ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य को पहचानना अत्यंत सरल है ना। कैसा है ये, सरल है। कैसे है सरल, इसको समझते हैं। जो उपवाक्य की जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। यानी इन शब्दों से आरंभ होने वाले उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य को पहचाना जा सकता है। ठीक है, यानी जिस वाक्य में इन शब्दों के बाद जो उपवाक्य प्रारंभ होगा वह आपका आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, और इसके जो विपरीत होगा वह आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं आश्रित उपवाक्य के प्रकार। तो छात्रों, आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए, उनके प्रकार बताइए, तो उत्तर आपको पता चल गया होगा। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है,
यानी कि प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम के पूरक के रूप में जिस उपवाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौण उपवाक्य, ध्यान रखना छात्रों, यहाँ पर जो दिया गया है गौण शब्द है ना, ये गौण शब्द को ही हम आश्रित कहते हैं। गौण शब्द को ही क्या कहेंगे हम? आश्रित कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, आ जाता है कि आश्रित उपवाक्य को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो गौण उपवाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दूसरे शब्दों में समझें कि जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य है ना, प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य कर्ता, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान तो बड़े ही सरल तरीके से पहचाना जा सकता है। अधिकांश उपवाक्य की से प्रारंभ होता है, यानी की से प्रारंभ होने वाला उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं की के बाद जो उपवाक्य प्रारंभ हो रहा है वह आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो आप देखेंगे की के बाद जो उपवाक्य प्रारंभ हो रहा है वह आप क्या? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। तो आपको की पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ऐसा उपवाक्य जो की वाचक शब्द से प्रारंभ हो, की अव्यय से प्रारंभ हो, वह आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है छात्रों, चलिए तो अब कुछ यहाँ जान लेते हैं, कुछ नियम दिए गए हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य में कि जरूरी नहीं है कि की जहाँ आ जाए वहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर की होते हुए भी वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं होता है, वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में चला जाता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए छात्रों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतर संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं, किंतु है ना, ये किंतु आ गया है, ये बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला और परेशान करने वाला शब्द होता है किंतु। जब की वाले उपवाक्य से संबंधित उपवाक्य में है ना इतना का प्रयोग होता है तो की से आरंभ होने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य ना होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो हमको ध्यान रखना है, की से पहले इतना आ जाता है, की के साथ यदि इतना आ जाए तो वहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं होगा, फिर वह कहाँ चला जाएगा? वह चला जाएगा आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, तुमने उसे इतना पीटा, है ना, तुमने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। तो वहाँ पर यहाँ पर देखें आप, इतना पीटा, ये इतना आ गया और ये की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा? यहाँ पर होगा आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लो। प्रश्न इतने जटिल थे कि वह उत्तर नहीं दे सका। अब कुछ छात्र क्या करेंगे कि सर ने तो बताया था कि की से प्रारंभ होने वाला जो उपवाक्य होगा वह आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। अरे भाई, मैं ये भी बता रहा हूँ कि की से पहले पूर्व उपवाक्य में यदि इतना आ जाए, इतने आ जाए, तो वहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं होगा, फिर आपका वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तुमने उसे इतना पीटा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, कि वह बेहोश हो गया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे का समझ लेते हैं। प्रश्न इतने जटिल थे तो ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और की से जो प्रारंभ होने वाला है वह आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, कि वह उत्तर नहीं दे सका। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं है, ये क्रिया विशेषण में बदल रहा है, क्योंकि की से पहले पूर्व के उपवाक्य में क्या दिया गया है? इससे पहले आपको दिया गया है इतना। ठीक है, इतना दिया गया है, ये इतने दिया गया है, इसलिए आपका ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कभी कभी की शब्द अथवा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, विकल्प के रूप में भी होता है ना, यानी की का अर्थ अथवा के अर्थ में होता है। अतः ऐसे स्थान पर की वाला उपवाक्य समान पदी क्रिया विशेषण होता है।
संज्ञा उपवाक नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरी कंडीशन ये भी है, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जिस उपवाक का आरंभ की से तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले कहीं कोई अथवा की बात तो नहीं चल रही है, कोई ऐसे कार्य की बात तो नहीं चल रही है कि ये कार्य नहीं करो ये करो, कोई विकल्प की बात तो नहीं चल रही है। यदि कहीं पर अथवा या विकल्प की बात आ जाए तो वहाँ पर भी आपका संज्ञा आश्रित उपवाक नहीं होगा, फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। इसको समझते हैं। कभी कभी की शब्द अथवा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, अतः ऐसे स्थान पर की वाला उपवाक समानपदी क्रिया विशेषण होता है, संज्ञा उपवाक्य नहीं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे उदाहरण से देख लो, ये उदाहरण दिया गया है, तुम पुस्तक पढ़ते हो कि नहीं। अरे भाई यहाँ विकल्प की बात हो रही, पढ़ो या नहीं पढ़ो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है ना कि पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, विकल्प की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो नहीं आ गया और की भी है ना, नहीं आ गया और की भी है, तो ये आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं होगा। ये किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक में, ठीक है। चलिए अगला और आगे देख लेते हैं। कि नहीं का अर्थ होता है नहीं पढ़ते हो, ठीक है। कभी कभी, तीसरा नियम समझ लेते हैं, कभी कभी की प्रश्न आदि में छिपा रहता है, ठीक है। प्रश्न में कभी कभी की को छुपा दिया जाता है और पता नहीं चलता। मैंने कहा चुप रहो, ये आज्ञा के लिए मैंने कहा। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा, ये एक उपवाक आपका ये हो गया मैंने कहा, और दूसरा हो गया चुप रहो। अब देखो यहाँ पर की तो नहीं है। राम ने पूछा तुम कहाँ जाती हो, प्रश्न करने के लिए राम ने पूछा तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर की लुप्त हो जाता है तो वहाँ पर भी आपका संज्ञा आश्रित उपवाक होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर की हो, लेकिन की इसमें नहीं है। अब लेकिन इसको आप प्रकट करोगे तो की का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चुप रहो, राम ने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका संज्ञा आश्रित उपवाक इस स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ किन स्थिति में, किन परिस्थिति में की का प्रयोग होने पर भी वह संज्ञा आश्रित उपवाक नहीं होगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक में चला जाएगा। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं हम, विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा समझते हैं विशेषण आश्रित उपवाक। जो उपवाक किसी दूसरे उपवाक में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं, यानी विशेषण आश्रित उपवाक कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं, जो गौण उपवाक प्रधान उपवाक की संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा पद की विशेषता बताएं वह विशेषण उपवाक कहलाता है। यानी सीधी भाषा में समझ लेते हैं कि वह आश्रित उपवाक जो प्रधान उपवाक की संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा पद की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। चलिए यह समझ लेते हैं आगे क्या है, उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। यहाँ पर विद्यार्थी की बात बताई जा रही नहीं, विद्यार्थी की विशेषता को बताया जा रहा है। क्या था, विद्यार्थी बीमार था साहब, इसलिए वह अनुपस्थित था। तो यहाँ पर आपका आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा, वह विद्यार्थी बीमार है, ये आपका हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। जो कल अनुपस्थित था ये हो जाएगा आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। जो से प्रारंभ हुआ और अनुपस्थित था कोमा आ गया, वहाँ तक आपका ये विशेषण आश्रित उपवाक हो जाएगा, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि विशेषण उपवाक प्रधान उपवाक में आए हुए किसी भी शब्द की विशेषता प्रकट करे, यह अन्य उपवाक में आए हुए शब्दों की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्रधान उपवाक में ही आए, अन्य किसी उपवाक में भी आ सकता है, वहाँ पर उसकी भी विशेषता प्रकट कर सकता है, ठीक है। जैसे समझ लो, मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी जो बाजार में सबसे सस्ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उपवाक अलग अलग दिए गए हैं, देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण फिर से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब देखो की बात जो हो गई ना, तुमने यह कलम खरीदी, तो ये किस में चला जाएगा, की बात ये चले जाएगा संज्ञा में, ठीक है। ये संज्ञा उपवाक हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक। दूसरा, जो से जो प्रारंभ होने वाला है बाजार में सबसे सस्ती है, ये आपका विशेषण आश्रित उपवाक हो जाएगा। और मैंने कहा ये आपका प्रधान उपवाक हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर उदाहरण को विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, मैंने कहा ये आपका प्रधान उपवाक हो गया, ठीक है।
कि तुमने यह कलम खरीदी, ये आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो बाजार में सस्ती है ये आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए ओके, यहाँ पर समझ लेते हैं। अब कलम शब्द की व्याप्ति मर्यादित करते हैं, यानी विशेषता बताती। कभी कभी जो के स्थान पर जैसे, जितना इत्यादि जाही वाले शब्द आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो हो उसके स्थान पर जैसे, जितना इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको समझते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य से कहते हैं जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बतलाएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं, जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबंधित विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जब पानी बरसता है, जब का मतलब हो गया समय के लिए, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब से जो प्रारंभ हो रहा है, जब हो गया, जब से जो प्रारंभ हो रहा है ये आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तब मेढक बोलते हैं, मेढक बोलते हैं प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया विशेषण में क्या होता है कि ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिणाम, परिमाण आदि बताते हैं। इनका आरंभ, क्रिया विशेषण के आरंभ कहाँ से होता है इसको समझ लेना आप लोगों को। ठीक है, ये अच्छी तरीके से समझना। ये है पहचान कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, ज्यों, त्यों, ज्यों, मानो इत्यादि से होता है। तो इनसे प्रारंभ होने वाला जो भी आश्रित उपवाक्य होगा वह आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। अब यहाँ आगे समझ लेते हैं। जैसे जब पानी बरसे खेत जोत डालना, तो आप यहाँ पर देख रहे हो जब से जो प्रारंभ हो रहा है ना, जब पानी बरसे, है ना, यहाँ से देखो, जब पानी बरसे खेत जोत डालना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जब पानी बरसे खेत जोत डालना, इस समय के लिए बताया जा रहा है। तो ये आपका ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे समझ लेते हैं। चलिए, मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूँ। तो जिसके बाद जो प्रारंभ हो रहा है वह आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ये प्रयोजन के लिए हो गया। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में पास हो गया। तो आप देख रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये परिणाम को बता रहा है, इसलिए आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं अवश्य जाऊँगा। इस शर्त, कंडीशन बता दी जा रही है, शर्त को लगा दिया जा रहा है कि मोहन आएगा तो जाऊँगा, यदि सुमन आएगा तो मोहन जाएगा या मैं जाऊँगा। तो एक कंडीशन के लिए जहाँ पर प्रयोग हो, शर्त के लिए जहाँ पर प्रयोग हो, और यदि से प्रारंभ होने वाला जो उपवाक्य होगा वह आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। यदि मोहन यहाँ आएगा तो आपका ही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। राम ऐसा ही चतुर है जैसे कि तुम हो। तो यहाँ पर देखो क्या तुलना की जा रही ना, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ना। चतुर कौन है? राम है, तो राम से तुलना की जा रही है कि राम ऐसा ही चतुर है जैसे कि तुम हो। यानी कि राम की तुलना किससे की जा रही है? मध्यम पुरुष से की जा रही है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है। जैसे कि, जैसा आ गया, जैसे कि तुम हो, तो ये तुलना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर की भी आ गया है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? दो शब्द आ गए, जैसे और की। तो ये जो की आ गया तो आप ये मत समझ लेना कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। उससे पहले जैसे आ गया, जितना आ जाए, जब आ जाए, जहाँ आ जाए, इतना आ जाए, तो ये सब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में चले जाते हैं। ध्यान रखना आप इस बात का। जितना ही वह धन्यवान होता जाता है उतना ही, ठीक है, ये समझ लो, उतना ही वही कृपण होता जाता है। तो जितना से जो प्रारंभ हुआ है, यहाँ से आप देख रहे हो गहरे लाल रंग में जो अंडर रेखांकित दिख रहा है, ये आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि यह आपका किससे प्रारंभ हो रहा है? ये आपका हो रहा है जितना से प्रारंभ हो रहा है। तो जितना, जैसे, जब, जहाँ, इस आदि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं।
शेष को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से छात्रों हमने क्रिया विशेषण के साथ साथ उपवाक्य की परिभाषा, उपवाक्य के भेद, ठीक, उपवाक्य के भेद कितने थे, जैसा कि मैंने बताया था, उपवाक्य के 2 भेद थे, आपकी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के भी भेद हैं, जिसमें आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीनों को विस्तार पूर्वक और वह नियमावली को भी बताया है, पहचान को भी बताया है कि जिससे जिन शब्दों से पहचान करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो छात्रों, आपने आज की वीडियो में अपना समय दिया, निश्चित ही आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसमें आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई अच्छे विचार रखना चाहते हैं जिससे कि इस चैनल को और प्रभावशाली बनाया जा सके, तो उसके लिए आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। तो छात्रों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।